गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली मैं आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती रहूंगी ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप चैप्टर को भूले ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन फोर मेजर टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। भाई जर्मनी जो है युद्ध हार गया था। युद्ध हारने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी शर्तें थोपी गई थी। ठीक है ना, किसके थ्रू? इस ट्रीटी के थ्रू। इस ट्रीटी का नाम क्या था? वर्सैलीज। ठीक है ना, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, द ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज वाज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग। बहुत ही बेइज्जत करने वाली, बहुत ज्यादा सख्त ट्रीटी जो है उन्होंने डाली थी जर्मनी के ऊपर। ऑलमोस्ट कह सकते हो आप कि जर्मनी से बहुत सारा जो उनको रिसोर्स रिच एरिया था वो वापस ले लिया गया था। ठीक है ना, उसकी बहुत सारी जो कॉलोनीज थी वो छीन ली गई थी। ठीक है, और बहुत सारा इनको जो फाइन था वो भी देना पड़ा था। तो क्या मेन टर्म थी? देखो, अगर आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का तो आपको सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है तो डायरेक्टली क्या लिखना? जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ठीक है, अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को मतलब इनसे ले ली गई थी। 1/10 ऑफ इट्स, अगर थोड़ा बड़ा है तो इसको फिर आपको जो ओवरसीज कॉलोनीज में फिर हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसकी जो 1/10 पॉपुलेशन थी, 13% जो इसकी टेरिटरी थी, 75% इसके जो आयरन के और 26% कोल का जो हिस्सा था वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया में बांट दिया गया था। द अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। यानी कि सिर्फ बहुत मिलिट्री आप रख सकते हो लेकिन बहुत कम लेवल पे। अब मिलिट्री को कम करने की, मिलिट्री की स्ट्रेंथ को कम करने का रीजन क्या था? कि ताकि दोबारा जर्मनी ऐसी हिमाकत ही ना कर सके कि युद्ध हो। ठीक है ना, किसी पे अटैक ना कर सके। अब वॉर गिल्ट क्लोज क्या था? वॉर गिल्ट क्लोज के अकॉर्डिंग जर्मनी को बहुत सारा जो था फाइन देना पड़ा था, वॉर डैमेज देना पड़ा था। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंट अराउंड 6 बिलियन। ठीक है, द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड, उनका एक रिन्हे लैंड जो काफी रिसोर्स रिच एरिया था वो भी जो है इनसे ले लिया गया था। मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द डिफीट। अब जो वेमार रिपब्लिक जब बना था, ठीक है ना, तो उसके बाद ये रिपब्लिक बना ना, क्या हुआ उसके बाद? जो लोग इस रिपब्लिक के फेवर में थे उनको नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक देश की डिग्निटी को ठेस पहुंचाने वाली ट्रीटी थी, तो इसके जो फेवर में थे तो लोग उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे क्योंकि ट्रीटी नवंबर में हुई थी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ अ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का क्या मतलब था इस टाइम में? ठीक है, जो भी the political situation that came into view after the rise of वेमार रिपब्लिक। जब वेमार रिपब्लिक बना उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन जर्मनी में थी उसको पॉलिटिकल रेडिकलिज्म कहा जाता है, यानी कि टोटली चेंज कर देना। ठीक है, द डिमांड एंड द अपराइजिंग ऑफ अ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस suppressed by the Weimar Republic and this enraged them to form the Communist Party. ठीक है, both communist and socialist wanted political radicalism against Hitler. ठीक है ना, द सिचुएशन एग्रीवेटेड। अब जो ये सिचुएशन थी, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म जो हो रहा था, उसने जो वहां के पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस थे और ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ा दिया। अब उनको जो उनके ऊपर फाइन लगाया था ना, कंपनसेशन लगाया था, तो वो उनको गोल्ड से चुकाना पड़ा। अब ड्यू टू जर्मनी, अब जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी के पास पैसा बचा ही नहीं, तो उसने फ्रांस को मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। तो इस केस में फ्रांस ने उनका रुहुर जो एक बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है उसको, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, उस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा था कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के क्या इफेक्ट रहे। ठीक है, जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी। अब जर्मनी ने क्या किया कि ठीक है कर लो कब्जा, हम लोग तो अपना जो मतलब मेन करेंसी है उसकी बजाय पेपर करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट कर दी। अब इतनी ज्यादा मनी सर्कुलेशन में होगी कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप पैसे से चीजें खरीद ही ना पाओ तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जामिन 2 इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। जो मतलब दो वेमार के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि युद्ध हारने के बाद जब ट्रीटी थोपी गई थी उसके बाद जो शासन बना उसमें क्या प्रॉब्लम थी।
एक तो जो सिस्टम था ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो लगाया गया था उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग मेजोरिटी आना बहुत जरूरी था, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। लीडिंग टू रूलर बाय कोलिएशन, तो अब दो पार्टीज का गठबंधन होगा, कोलिएशन बनेगा, तो उतनी सहमति से सरकार नहीं चल पाएगी। अब आर्टिकल 48 जो एक प्रेसिडेंट को पावर देता था कि भाई आप जो सिविल जो नागरिक हैं उनकी जो बेसिक राइट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, तो ये काफी नेगेटिव रोल प्ले किया इसने, ठीक है। पीपल अब जब वेमार रिपब्लिक था, जब उस टाइम पे जर्मनी में कुछ खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ, स्थिति बदतर पे बदतर होती गई, तो लोगों को इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में से फेथ ही उठ गया था, तो ये कुछ जो है सही नहीं कर पाया। तो मेनली तो एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस टाइम के लिए सही नहीं था जिस टाइम पे वेमार रिपब्लिक बना था, और दूसरा आर्टिकल 48, ये दो मेन बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर। हिटलर भाई साहब ने क्या रूल अपनाया था, अपना जो अपना जो प्रोपेगेंडा था उसको उसको फैलाने के लिए, और उसने क्या किस चीज का एग्जाम्पल दिया था, तो ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो बहुत सारी चीजें उसके फेवर में भी होती हैं उस टाइम पे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड भाई। तो देखो बच्चा, 1 अप्रैल से अनअकैडमी के प्राइसेस जो हैं बढ़ने वाले हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप अनअकैडमी में कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अभी अभी बेहतर मौका है, 5 दिन ही बचे हैं, प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि अभी 25,000 रुपए में जो कोर्स मिल रहा है वो 1 अप्रैल के बाद 28 में मिलेगा, जो 15 में मिल रहा है वो 17 में मिलेगा, जो अभी 10,000 में मिल रहा है वो 11,000 का मिलेगा, 11,500 का। 3 मंथ का जो है वो 8,500 से ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे ओल्ड प्राइसेस अगर बात करें आइकॉनिक के और प्लस के, दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों की लाइव क्लासेस होती हैं, बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, और साथ के साथ लाइव क्विज होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टीचर से कॉल करके, रेज अ हैंड फीचर होता है, उसको हैंड रेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर होता है, लाइव डाउट सॉल्यूशन होता है, पेरेंट कनेक्ट होता है, और स्टडी प्लानर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीजें आप मतलब इनको यूज करके कि आपको कौन सा आपके लिए सुटेबल है, तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी 10th क्लास है, अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी 10th क्लास पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और अगर आप वैसे ट्यूशन लगाते हो, ठीक है ना, 1-2 सब्जेक्ट का भी लगाते हो, मान लो आप बहुत ही ऐसे नॉर्मल टीचर से भी पढ़ते हो, तो भी वो 500 रुपए तो लेगा ही एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना। और वो 500 रुपए अगर लेता है एक सब्जेक्ट के, तो 1,000 रुपए में आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो मंथली नॉर्मली आपका 1,000 रुपए से ऊपर का नहीं पड़ता है मंथली, अगर हम टोटल फीस लगाकर देखें तो काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अभी भी अगर आप खरीदते हैं तो 9th के बाद मान लो आपने 12 महीने का खरीदा, ठीक है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन वैसे ही फ्री मिल रहा है, तो 9th की भी आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और 12 महीने का जो है 10th के लिए, 10th में आपका वो हो जाएगा। और साथ के साथ पता है अभी क्रिएटिव कॉर्नर, यानी कि जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें सिखाई जाती है, मैजिक सिखाया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चीजें सिखाई जाती हैं, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। ये जो ऑफर है 25, 26, 27, 28 तक ही वैलिड है, ठीक है बच्चा। तो आपको कोड, अगर आप इसको यूज करने वाले हैं तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोड रहेगा पूर्णिमा 10। ओके बच्चों, एंड फर्दर आप लोगों को इस चीज से लेके कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, अभी अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से, यहाँ पे तो 10th क्लास के लिए है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड कोड पूर्णिमा 10 रहेगा, आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड डालना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो फीस है वो 10% लेस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हिटलर के फेवर में क्या चीजें थी, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हिटलर के फेवर में क्या चीज थी, ठीक है, और उसने कौन कौन सी चीजों का सहारा लेके लोगों को बेवकूफ बनाया था, एक तरीके से कह सकते हैं। देखो, उसने कहा था अकॉर्डिंग टू नाजी थ्योरी, जो हिटलर की थ्योरी थी नाजिज्म, उसके अकॉर्डिंग ना हर रेस ना इक्वल नहीं होती, जैसे आज के एरा में हम जी रहे हैं
तो आज के टाइम में हम क्या कहते हैं यार, कास्ट वास्ट हम नहीं मायने रखती, क्या किस कास्ट से, टैलेंट मायने रखता है, ठीक है ना। लेकिन आप कहाँ आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन सा आपका धर्म है, आज के टाइम में हम इतना नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन वो ये कहते थे कि इक्वल होती ही नहीं है, इक्वलिटी तो होती ही नहीं है भाई, रेशियल हायरार्की है। तो कहते थे जूस तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, ठीक है। उनकी नजरों में स्पेशल कौन थे, जो ब्लॉन्ड हैं, जिनकी ब्लू आई है, ठीक है, नॉर्डिक जर्मन आयरन टॉप पे थे और जूस जो थे लोवेस्ट पे थे, ठीक है ना। और वो कहते थे कि भाई जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को उन्होंने यूज किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो सर्वाइव, जो फिटेस्ट होगा ना वही सरवाइव करेगा। फिटेस्ट का मतलब उस टाइम इनका मतलब चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का तो मतलब ये था कि जो फिट रहेगा डेफिनेटली, जैसे कोविड के टाइम पे है कि भाई जो ज्यादा जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वही जिंदा रहे, जो बहुत इम्यूनिटी वीक थी वो उन लोगों को प्रॉब्लम हुई वो नहीं रहे, ठीक है ना। तो उनका मतलब ये था। लेकिन हिटलर ने इसको इंटरप्रेट किया कि जो लोग ज्यादा मतलब जो उसके अकॉर्डिंग मानता था ना कि ये वाली रेस जो है हमारी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की जो रेस है वो ज्यादा स्पेशल है, तो उन्हीं को जिंदा रहने का हक है, ठीक है। और फिर उनकी लेबेनस्ट्रम जो एक लिविंग स्पेस थ्योरी थी, उनका मतलब था कि जितनी ज्यादा तुम टेरिटरी को ऑक्यूपाई करोगे, दूसरे देश के रिसोर्सेज को अपने देश के अंदर लेकर आओगे, तो उतना ज्यादा हमें रिसोर्सेज रिच हो जाएंगे। तो ये मानना था उनका। ये कुछ तीन थ्योरी थी, कौन कौन सी। इक्वेलिटी को नहीं मानते थे भाई साहब, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सहारा लिया, एंड और लेबेनस्ट्रम, ठीक है, लेबेनस्ट्रम की थ्योरी का उन्होंने सहारा लिया। स्टेट एनी थ्री मेजर फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। थ्री मेजर फैक्टर फर्स्ट वॉर, एक तो सबसे मतलब मेजर इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट पूछे हैं, तो एक तो सबसे बड़ा इफेक्ट था वर्साइलीज की ट्रीटी, ठीक है। ये हार गए थे, नवंबर में ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जर्मनी को, मतलब यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया है कि भाई वर्साइली की ट्रीटी में क्या हुआ था। मेन इम्पैक्ट तो वर्ल्ड वॉर वन का वर्साइली की ट्रीटी ही थी, है ना। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि वर्साइली की ट्रीटी में क्या क्या हुआ था, जो उनकी हम कवर कर चुके हैं। What were the promises made by the Hitler to the people of Germany? हिटलर ने लोगों को क्या प्रोमिस किया कि लोगों को लगा कि भाई मसीहा है और सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मैं ना जर्मनी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि कोई जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है ना, कोई दूसरे देश है ना, हमारी तरफ देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है वर्साइली की ट्रीटी में, उसका मैं बदला लेके रहूंगा, ठीक है। उसने कहा जो हमारे युवा हैं, जो इधर उधर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, ठीक है ना। तो ये तीन प्रोमिस की, जो बाहर फॉरेन यानी कि जो दूसरे देश हमारे हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पे राज कर रहे हैं, मैं उनको भगा दूंगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा और मैं लोगों को रोजगार भी दूंगा। तो लोग बड़े खुश हुए और वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे, ये तो हमने देखा ही है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जर्मनी। अब क्या हुआ था आप लोगों को, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब जर्मनी के पास पैसा नहीं रहा था और उसने उसका जो कंपनसेशन था उसने देने से मना कर दिया, तो इस बात का क्या इफेक्ट पड़ा जर्मनी पे। फ्रांस ने क्या किया, रुहुर क्षेत्र उनका क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि काफी इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डोमिनेटिंग एरिया था। और जो भी इंडस्ट्रियल और मिनरल डोमिनेटिंग एरिया होता है वो एक तरीके से बैकबोन होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। उन्होंने अपनी पेपर करेंसी, जो करेंसी थी उसको मतलब अंधाधुंध प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो उनका जर्मन मार्क था, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई और जो गुड्स, जो भी चीजें थी, उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए और हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। तो ये सिचुएशन थी 1923 की। इसके बाद वैसे डाविस प्लान आया था, जो कि यूएसए ने दिया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी थी इसको जर्मनी को। लेकिन यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वाला क्राइसिस होने के बाद उसने भी अपनी फाइनेंशियल, उनकी खुद की कंडीशन बिगड़ गई थी, तो वो क्या ही हेल्प करते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन द थ्री फोल्ड प्लान ऑफ अ हिटलर टू कंसोलिडेट नाजी पावर। तीन कौन सी, मतलब जब वो चांसलर बन गए थे उसके बाद उनका थ्री फोल्ड प्लान क्या था। उन्होंने क्या किया, जो सिटीजन्स के राइट थे ना, जब एक तरीके से आग लगी थी, फायर, उन्होंने फिर एक फायर डिक्री यानी कि एक फायर आदेश दिया था 28 फरवरी को, कि जो नागरिक थे उनके राइट जो थे सस्पेंड कर दिए गए थे। और ये भी नहीं बताया था कब तक सस्पेंड कर दिए गए थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस वगैरह, असेंबली वगैरह में उन्होंने
सस्पेंड कर दिए। तो कोई आवाज ही नहीं उठा पा रहा था, तो हिटलर अपना काम करे जा रहे थे। एंड ऑफ कम्युनिज्म, जो भी कम्युनिज्म के फेवर में थे उनको भी काफी सप्रेस किया गया था। 52 टाइप के विक्टिम थे नाजीज्म में, तो जर्मनी में, तो उनमें से एक कम्युनिस्ट भी थे, तो उनको काफी ज्यादा सप्रेस किया गया। एनेबलिंग एक्ट ने तो डिक्टेटरशिप एक तरीके से जर्मनी में सेटअप कर दी थी, क्योंकि इस एक्ट ने ये कह दिया था 3 मार्च 1933 को कि भाई पार्लियामेंट को रखो एक सिरे पे, तुम्हें जो रूल पास करना है अपना पास करो, अपने आदेश पे तुम जो है सरकार चला सकते हो। ठीक है, इसके बाद ही इनको कंप्लीट कंट्रोल मिला था। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, ये याद रखेंगे आप लोग। चलो, व्हाट स्टेप वर टेकन बाय हिटलर टू रिकंस्ट्रक्ट जर्मनी। अब क्योंकि हिटलर ने वादा किया था, है ना, वादा तो किया ही था उसने कि भाई मैं देश को स्ट्रोंग बनाऊंगा, रोजगार दूंगा, तो उसके लिए उसने काम भी किया। उसने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, क्योंकि एक तरीके से बहुत गरीब हो चुका था, उसके लिए उसने हाजलमार्श शैटन इनको क्या किया, अपॉइंट किया। इन्होंने जो राज्य का पैसा था, स्टेट फंडेड जिसको बोलते हैं, उसको लोगों के लिए काम जनरेट करने के लिए किया, और लोगों को सपने दिखाए कि भाई सबके पास कार होगी, पीपल्स कार, द वोल्क्सवैगन, सुपर हाईवेज वगैरह कंस्ट्रक्ट किए। फिर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इन्होंने जो विदेशियों के साथ किस तरीके से टैकल करना है उसमें भी थोड़े चेंजेस किए। इन्होंने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को हटा लिया, और इन्होंने जो क्षेत्र 1920 में रिनेलैंड इनसे ले लिया गया था, ठीक है, 1936 में इन्होंने अपना वापस ले लिया, और इन्होंने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को वन पीपल वन नेशन के नाम पे मिला लिया। ठीक है, एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट रिसोर्सेज लेबनसम थ्योरी जो थी उनकी, कि भाई हम जितने ज्यादा देशों पर कब्जा करेंगे तो उनके रिसोर्सेज हमारे हो जाएंगे और हम रिच हो जाएंगे, तो वो वाली थ्योरी इन्होंने अपनाई। And the last question, one of the important question, explain the Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum. Hitler's geopolitical concept of Lebensraum, Hitler's ideology was, अच्छा हाँ मैं भूल गई, देखो बच्चा, अनअकैडमी पे आपका क्लाइमेट वाले चैप्टर का डाउट सेशन चल रहा है। अगर आपको वो उस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप वहां पे लाइव आके मुझसे बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, क्लास बिल्कुल फ्री है। हाँ, कोड लगाना पड़ेगा, पूर्णिमा 10, ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड लगाना, और लिंक भी मैं उसका इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग लिंक देख लेना, एंड दोनों लिंक दिए होंगे, सब्सक्रिप्शन के भी एंड कोड पूर्णिमा 10 रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। हिटलर आइडियोलॉजी वाज रिलेटेड टू जियो पोलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेनसरम। लेबेनसरम क्या था कि भाई जितनी ज्यादा टेरिटरी, जितनी ज्यादा जगह तुम, जितने ज्यादा देश के ऊपर तुम्हारा कब्जा होगा, उतनी ज्यादा जगह मिलेगी तुम्हें घर बनाने के लिए या फिर उनके रिसोर्सेज पर रिच करने के लिए। ठीक है ना। तो ये एक तरीके एनेबलिंग द सेटल्स एंड न्यू लैंड में जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां के रिसोर्सेस हमारे अंडर आ जाएंगे, तो ये उनका एक एनहांस करने का तरीका था। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल बच्चा, छोटी छोटी वीडियोस में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपका डेली रिवीजन होता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।